सभी लोग ध्यान दें, ठीक होंगे। पढ़ाई चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे, वीडियो प्रतिदिन देख रहे होंगे, तो आप वीडियो देखते रहें। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। 10 पार्ट वीडियो के डाल चुका हूँ, 11वां पार्ट डाल रहा हूँ। वैसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिससे अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो मेरा प्राप्त होता रहे। देखिए, टॉपिक है बैकफुट फ्लक्स। बैकफुट फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे आप पहले वैद्युत फ्लक्स है क्या। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। समझने की कोशिश करें। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और वैद्युत बल रेखाएं जहाँ दूर दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। अर्थात इससे एक निष्कर्ष निकलता है। तो वैद्युत फ्लक्स की मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला है। इसलिए वैद्युत फ्लक्स के लिए आप अपनी कॉपी निकाल लें, पेन ले लें और लिखना स्टार्ट करें। मैं थ्योरी बोलूँगा, आप लिखिएगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यानी वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। यानी वैद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होंगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा, और वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही निर्बल होगा। अतः स्पष्ट होता है वैद्युत फ्लक्स क्या है, समझिएगा। वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे। पहले वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अथवा वैद्युत फ्लक्स क्या है, दोबारा लिखवा रहा हूँ, दूसरी अथवा करके लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि होती है। समझ आ गया? यह कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। ये अदिश राशि होती है। देखिए, मैं एक फिगर बनाता हूँ, उसके अनुसार आप समझ लेंगे।
इधर आप देख रहे होंगे, इधर समझ में आ रहा होगा, इधर बना लीजिए, मैं थोड़ी बोलता हूँ। माना एक असमान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बलरेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक लघु अवयव क्षेत्रफल डीए है। लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है। डीए पर चूंकि ये इतना लघु है, बहुत छोटा है, इसलिए हम क्षेत्रफल वेक्टर मान सकते हैं। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। लघु क्षेत्रफल अवयव डीए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। जिसकी दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की ओर खींची गई है। इससे आगे लिखेंगे, माना पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है। माना पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है। तब स्केलर गुणन ई डॉट डीए को, बात समझ में आ रही है आपके में? मैंने लिखा है, माना पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब स्केलर गुणन ई डॉट डीए को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए होगा, जहां पृष्ठ समाकलन ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपकी? ये ई डॉट डी जो है, यही क्या है? वैद्युत फ्लक्स है और पृष्ठ समाकलन है। यहाँ एक आपको विशेष ध्यान रखनी है, एक बात नोट करनी है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ नोट करनी है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक होगा। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई ऋणात्मक होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? फिर बोल रहा हूँ, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक होगा। और यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तब क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई ई ऋणात्मक होगा। आगे बताइएगा इसको। आगे बात आती है, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, यदि
वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में, बोल रहा हूं मैं, नोट करिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई निम्न होगा। बंद पृष्ठ के लिए फिर बोल रहा हूं, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तब उस पृष्ठ से होकर, यानी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निम्न होगा। बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन के लिए वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से। जब पृष्ठ कैसा है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, पृष्ठ बंद है, तब के लिए। ये उतर गया? बताओ जल्दी बताओ। अब आगे दूसरी बात करते हैं। ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइएगा दूसरा वाला, इसे मिटा दूं मैं। इसके बारे में लिखिएगा। इसके बारे में लिखिए, माना एक समतल पृष्ठ जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है। फिर बोल रहा हूं मैं, माना एक समतल पृष्ठ जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिभाषा के अनुसार इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठ ए के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए। बात समझ आ रही है? ये बात अब पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ आपको एक विशेष ध्यान रखना है, चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, चूंकि वेक्टर डी ए पृष्ठ के अभिलंबवत है, यदि वेक्टर ई व डी ए के बीच का कोण थीटा हो, यदि वेक्टर ई व डी ए के बीच का कोण थीटा हो, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। देखिए बेटे, ये दो वेक्टरों का स्केलर गुणन है। हम इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। वही स्टेट के अनुसार जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है आपकी? ये हो गया। तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसको ई डॉट डी ए की जगह रखना है, तब आ जाएगा आपका फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा बराबर ई कॉस थीटा को बाहर निकाल लीजिए समाकलन से, ए डी ए हो जाएगा, जहां जहां पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल है। समझ आ रहा है? था अब क्या करें, यहां पर ये बी ए जो आया है इतना, ई डी ए जो है इसकी जगह पर ए लिख दें, तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। उसे हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सॉरी मैंने बोली है आपके लिए तो, और आप थ्योरी को उतार, मैंने जो बोला है उसको उतार लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, आप इसको उतारिएगा, आगे इसके बारे में इसकी विशेष स्थितियां हैं, इसे मिटाऊंगा फिर लिख दूंगा विशेष स्थितियां, यहाँ लिख देता हूँ। ये है इसकी विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां सभी बच्चे नोट करेंगे। विशेष स्थितियां नंबर 1। इसके लिए विशेष स्थिति के लिए एक चित्र देना होगा, इसके अनुसार आएंगे विशेष स्थितियां, ये समझ नहीं पाओगे आप।
ये कोई समतल पृष्ठ है। ये कोई समतल पृष्ठ है। तो स्थिति नंबर 1 नोट करिए, चित्र बनाइएगा। स्थिति नंबर 1, यदि समतलीय पृष्ठ, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। नंबर 1 में लिखिए, विशेष स्थिति में नंबर 1, यदि समतलीय पृष्ठ यानी समतलीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के अभिलंबवत है तो थीटा बराबर 0। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यहाँ अभिलंबवत जब ये पृष्ठ आएगा तो थीटा इक्वल 0, तब cos 0 बराबर 1, तब cos 0 बराबर 1, तब इस सूत्र में आ जाइए, फाई E बराबर E a cos थीटा, तब कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E a cos 0 का मान 1, तब फाई E बराबर E a। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसकी दूसरी स्थिति क्या है? अभी मैंने पहली स्थिति में आपको बताया था, क्या बताया था इसमें? पहली स्थिति में बताया था, यदि समतलीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के अभिलंबवत है तब थीटा इक्वल 0, तो cos 0 बराबर 1, तब इस सूत्र में फाई E बराबर E a cos थीटा में थीटा की जगह पर 0 रख देंगे, तो फाई E बराबर E a cos 0, तब वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E a होगा। कंडीशन नंबर 2, यदि समतलीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के समांतर है। नंबर 2, यदि समतलीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र E के समांतर है तब थीटा बराबर 90 डिग्री, तब थीटा बराबर 90 अंश। तब सब बच्चे जानते होंगे cos 90 बराबर 0, cos 90 का मान 0 होता है, तब फाई E बराबर 0, तब वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। इसी में रखेंगे फाई E बराबर E a cos 90 का मान 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इसकी विशेष स्थितियां हैं 2, इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार न्यूमेरिकल लिख लेंगे आप, सवालों में इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको आप उतारिएगा पूरे को। थ्योरी आप लिख चुके होंगे, थ्योरी में बोलता जा रहा हूँ, विशेष ध्यान करके नोट कर लेना। जहाँ मैंने आपके लिए बोला था, जहाँ मैंने आपके लिए एक शब्द बोला था कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अंडरलाइन कर लेना। कभी कभी पूछ लेता है बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तब उसके लिए फाई E बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन का चिन्ह बनाएंगे इस तरह से, यहाँ आ जाएगा E डॉट ds, ये बंद पृष्ठ के लिए। वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरी बात समाप्त होती है। अब हम चलते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स शुरू से रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात के लिए, वो दोबारा सुने आप लोग और नोट करें अपनी कॉपी पर। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है।
और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या दूसरी तरह से मैं लिखवाया था आपके लिए, या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई इस तरह से फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि होती है। उसके बाद में मैंने एक पृष्ठ बनाया था, उस पृष्ठ के बारे में बनाया था, वो जो माना एक असमान वैद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उस पर एक लघु अवयव डीए था। चूँकि वह इतना छोटा था, इतना छोटा अवयव था, बहुत लघु था, इसलिए उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर मान सकते हैं, समतल मान सकते थे। फिर मैंने बोला माना क्षेत्रफल अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब स्केलर गुणन ई डॉट डीए को उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये आया था, आई ई बराबर ई डॉट डी ए आया था। उसी के बाद में मैंने बोला था, आपके लिए बताया था कि पृष्ठ समाकलन क्या है। उसके बारे में एक चीज और रह जाती है। मैंने बताया था कि पृष्ठ से बाहर अगर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, और प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। तो इससे एक डिस्कस निकलता था, क्या निकलता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, समझ में आ रहा है बेटे, सही तरह समझ लीजिए, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। बता लिया होगा सभी ने। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। क्या लिखेंगे आप, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा, इसकी हेडिंग होगी। और एक ध्यान रखना है, आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि एक नंबर में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक या विमा पूछ ली जाती है, तो निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका सीख लीजिए। आपको फिजिक्स समझने के लिए बेटे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पार्ट नंबर 11 बना रहा हूँ, मैं 10 पार्ट डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, इसलिए आपसे बार बार मैं कह रहा हूं कि आप क्रम से 1 2 3 4 क्रम से सभी पार्टों को देखते जाएंगे तो एक टॉपिक से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो आपकी समझ में फिजिक्स तब आएगा तब आप सभी पार्टों को बार बार देखेंगे। और ये मैं वादा करता हूं कि जब बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अभी मैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा निकाल रहा हूँ, रटना नहीं है आपको,
देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभवांतर निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमने अभी पढ़ाया था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये मेन फॉर्मूला था। और अभी पढ़ाया था कि जब समतलीय पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है तब फाई ई कितना आया था हमारा, फाई ई बराबर आया था ई ए, समझ में आ रहा है, फाई ई बराबर ई ए। तब फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक, तब फाई ई का मात्रक बराबर होगा ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। ये बात समझ में आ रही है, फाई ई है वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ इसके ऊपर लिख लेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक बराबर वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक गुणा क्षेत्रफल ए का मात्रक। तब निकालेंगे बेटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम गुणा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तब इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की घात 1, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की घात -1 लिखा जा सकता है। अब देखिए यहीं से इसकी विमा निकालेंगे, तब लिखेंगे फाई ई की विमा, उम्मीद करता हूं फिजिक्स समझ में आ रही होगी आप लोगों की। मैं फाई ई की विमा बराबर हो जाएगी, इसके अनुसार न्यूटन क्या है आपका, न्यूटन इसके अनुसार चले न्यूटन प्रति कूलम गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा आप इंटर स्टूडेंट में सभी जानते होंगे एम एल टी की घात -2 बटे कूलम की विमा 80। स्टार्टिंग में जब आवेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जब टॉपिक है यानी पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, कूलम का लॉ में आएगा, तब देखेंगे आप कूलम के बारे में। मैंने विमा लिखवाई है 80, यानी Q बराबर I × T, एम्पियर गुणा सेकंड, और L स्क्वायर। अब इसकी विमा लिख लीजिएगा, M, एक L की घात 2 यहाँ पर है, एक L यहाँ है, तो L की घात 3, M L की घात 3, T को ऊपर ले गए, T को ऊपर ले गए तो घात -3 हो गई, T की घात -3, A को ऊपर ले गए तब A की घात -1। ये क्या है, ये विमा है वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक विमा उतार लीजिएगा। जल्दी उतारिए। इसके बाद बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चलेगी, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उतर गया।
आ गया आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 101% कुछ ना कुछ इस पर मिलेगा आपके लिए, तो ध्यान दें। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय के बारे में इसका थॉट लिख लीजिए। गॉस की प्रमेय है क्या? लिखिएगा, गॉस की प्रमेय लिखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q नॉट का किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q नॉट का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम है। यदि किसी बंद पृष्ठ देखिए बेटे, यहाँ Q नॉट भी लिख सकते हैं, खाली Q भी लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा और दूसरी तरह से हो जाएगी, दोबारा लिख लीजिएगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। माना किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध, ए से परिबद्ध कुल आवेश Q है, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई निम्न होगा, अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन। Q/एप्सिलॉन। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपके लिए बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन, ठीक है। चूंकि पृष्ठ कैसा है? बंद है। गॉस की प्रमेय कह रही है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, तब
हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी। अभी पढ़ाया है मैंने, यदि पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तो उसके लिए पढ़ाया था फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स में पढ़ाया था बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी। तब गॉस की प्रमेय निम्न हो जाएगी, यानी फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय है। यही गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय है। अब बात आती है गॉस की प्रमेय की उपपत्ति। कभी कभी बड़े नंबर में आ जाता है कि गॉस की प्रमेय की निष्पत्ति कीजिए या गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। तो ये बताइएगा, निगमन करते हैं अभी। अगला जो हेड होगा वो होगा उपपत्ति। बताइए, हो गया हो तो मिटाऊंगा। गॉस के नियम की उपपत्ति। बनाइएगा कर जल्दी।
बोला सर बेटा, समझिएगा। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी बंद पृष्ठ A के भीतर स्थित है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी कैसे लिखेंगे? माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी बंद पृष्ठ A के भीतर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। यह लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, इसलिए इसे वेक्टर dA मान लिया जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो OP के अनुदिश है। माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा है। तब क्षेत्रफल अवयव dA से, ये वाला dA जो है, तब क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, अर्थात क्षेत्रफल अवयव dA से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल अवयव dA की, dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d बाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब इसको बेटे स्केलर रूल से तोड़ दें, ये आ जाएगा आपका EDA cos थीटा, d फाई E बराबर EDA cos थीटा। अब आपको पार्ट यहाँ प्रयोग करने के लिए पार्ट नंबर 6 देखना होगा। वीडियो का पार्ट नंबर 6 मैंने वहां निकाला था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने बात कही थी आपको, बिंदु आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब ये क्या होगी? बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इसको बेटे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तब ये जो E का मान है समीकरण 1 में रख लें, E का मान समीकरण 1 में रखने पर तब dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E, dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर आ जाएगा आपका Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा बटे R स्क्वायर, dA cos थीटा अपन R स्क्वायर। देखिए कल मैंने आपको घनकोण में पढ़ाया था ये वाली बात, घनकोण में कल पढ़ाई थी मैंने, जहां लिख लें, जहां dA cos थीटा बटे R स्क्वायर बराबर d ओमेगा, कल पढ़ाया था।
यानी क्या था ये डी ओमेगा, क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण था ये वाला। जैसे क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण है। ये वाली बात पढ़ाई थी जब प्रक्षेप्य वाला जो टॉपिक आया था लास्ट में। कल मैंने आपके लिए घनकोण में जब पढ़ाया था तो वो प्रक्षेप्य थी, उसकी जो छाया के दिखाया था वो डी ए cos थीटा था। तो वहाँ निकाला था डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करें, डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पर इसमें डी ओमेगा रख दें, तब इसका नया रूप बन जाएगा। तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है बाहर की ओर। अब क्या आती है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिख लीजिए। तब संपूर्ण पृष्ठ, तब संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ ए से, इस पूरे से होकर गुजरने वाला। अब ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। इसलिए गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ई डॉट डीए का मान निकाल के लाए हम पूरा। ई डॉट डीए का मान इतना आया, इतना मान यहां रख दें। यानी ये बराबर में जो आएगा ये आपका आएगा ये वाला पोर्शन डी फाई। तब रखें हम, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बंद पृष्ठ के लिए क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तब आ जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा। ये वाली बात भी हम कल पढ़ा चुके हैं, ये वाली बात कल हम पढ़ा चुके हैं। डी ओमेगा बराबर, जहां बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। इतनी बात देखिएगा, ये देखना है आपको, जहां बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण है। यहां रखते हैं 4 पाई का मान, तब फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई। भाई ये बात समझ में आ रही है आपकी में, बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण है 4 पाई। इसको यहां रखेंगे, तब देखिए बेटे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तब आपका बचेगा, कितना बचेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हमारे पास बचेगा
फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम है। तो इस प्रकार से गॉस के नियम की उत्पत्ति हो गई। दोबारा समझ लीजिए, यह लिखना क्या है। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर लघु पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव डीए है। बात ध्यान समझा दी। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है जो ओबी के अनुदिश है, तथा चूंकि क्षेत्रफल अवयव लघु है इसलिए इसे क्षेत्रफल वेक्टर मान सकते हैं। एकांक सदिश n है। क्षेत्रफल वेक्टर माना क्षेत्रफल वेक्टर डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण थीटा है। तब क्षेत्रफल अवयव डीए से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो, यहाँ से कर लेंगे डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर बन जाएगी। हम जानते हैं छठा पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका मान उठा करके यहाँ रख दें। अब ये कंडीशन पैदा हो जाएगी डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये मैंने घनकोण में पढ़ाया था। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण है प्रक्षेप के कारण। ये डी ओमेगा के बराबर था, तो डी ओमेगा के बराबर ये है, जहाँ इतना डी ओमेगा रख देंगे तो डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 डी ओमेगा आ जाएगा। क्योंकि पृष्ठ कैसा है आपका, बंद पृष्ठ है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए का जो निष्कर्ष निकल के आया था वो इतना आया था क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो इसके स्थान पर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से 4 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे, ये रह जाएगा। जहां मैंने यहाँ लिख दिया है, जहां बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण है। लिख लेंगे इसके आगे, यहां लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा केंद्र पर बना कौन है, केंद्र पर बना कौन है। तब इतने के बराबर 4 रखेंगे, यहाँ इतने के बराबर जब 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यही क्या है, हमारा गॉस का प्रमेय है। क्योंकि गॉस का सिद्धांत क्या था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या था, गॉस का सिद्धांत था। ठीक है, अब गॉस के नियम इसके उसके लिख लीजिए, गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं कई बार एक नंबर में परिभाषा आ गई है। गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, गॉसियन पृष्ठ ये परिभाषा कई बार आ गई है। गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा लिख लीजिए, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आगे जब इसके द्वारा आर्टिकल आएंगे सब में इस गॉसियन पृष्ठ की ही चर्चा होगी। तो क्या लिखेंगे, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ की बात होगी, गॉसियन पृष्ठ की तथा उसकी विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताएं क्या क्या है मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। नंबर 1, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। नंबर 1, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए
जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं अथवा पृष्ठ पर हैं या पृष्ठ से बाहर हैं के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। नंबर 2, यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। नंबर 2, यह उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। नंबर 3, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए, यानी स्रोत के सममित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो। तो इसकी ये विशेषता है। गॉसियन पृष्ठ और विशेषता लिखवा दी है मैंने, बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा आराम से विशेषताओं को लिख लीजिए। नंबर 1 पे बोला है मैंने, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है कौमा पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ के बाहर है के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। नंबर 2 बोला था मैंने, यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। नंबर 3 में क्या था, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो। देखिए ये दोनों टॉपिक पूरे हो गए आपके। बाद आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरी प्रत्येक एक नई वीडियो तुरंत आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बेटे फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह बड़े आराम से एक एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे समझाने पर फिजिक्स आपकी समझ में नहीं आया तो फिर फिजिक्स आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप आधा घंटा 1 घंटा घर पर टाइम निकालिएगा, अपने मोबाइल को खोलिएगा, फालतू चीज़ों को छोड़ करके 1-2 बार वीडियो देखिएगा। स्पष्ट लिखा है, स्पेस इसलिए हट जाता हूँ मैं ब्लैक बोर्ड से कि 2-4 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ब्लैक बोर्ड से थोड़ा साइड में हो जाया करें थ्योरी बोलने के लिए, जिससे कि हम ब्लैक बोर्ड से आराम से उतार सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड से बाहर हूँ, आप चाहें इसे इत्मीनान से उतार सकते हैं। धन्यवाद।